नमस्कार। आज हम भारत में शिक्षा जगत से जुड़े एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं जिसमें लाखों शिक्षकों का भविष्य दांव पर लगा है। जी। ये मुद्दा अनिवार्य शिक्षक योग्यता परीक्षा यानी टेट और जो मौजूदा शिक्षक है उनकी सेवा सुरक्षा के बीच जो एक तनाव बढ़ रहा है उससे जुड़ा है। बिल्कुल। और इसी तनाव के चलते अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा है, उसने एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। हमारे पास इस विषय से जुड़ी कुछ अहम जानकारी है और आज हम इसी जानकारी के आधार पर इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। समझेंगे कि विरोध क्यों हो रहा है, क्या मांगे हैं और इसके क्या मायने हो सकते हैं। तो चलिए इस जटिल मुद्दे की परतें खोलते हैं। बिल्कुल। और ये समझना यहाँ जरूरी है कि ये सिर्फ कुछ नियम या परीक्षाओं का मामला नहीं है। ये सीधा सीधा जुड़ा है केंद्र सरकार की एक नीति से जो शिक्षा अधिकार अधिनियम 2017 में संशोधन हुआ था और उसका असर देश भर के लाखों शिक्षकों पर पड़ रहा है। यहाँ जो बुनियादी टकराव है वो है, एक तरफ तो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मानकीकरण टेट, और दूसरी तरफ वो शिक्षक जिनकी रोजगार, जिनकी सेवा की शर्तें इस नए नियम से प्रभावित हो रही हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये टकराव अब एक संगठित आंदोलन का रूप ले रहा है। इसकी जड़ें काफी गहरी नजर आती हैं। हमें देखना होगा कि ये स्थिति आखिर बनी क्यों। तो इस संघर्ष की जड़ें कहाँ से शुरू हुआ ये सब? जानकारी तो यही कहती है कि विवाद का मुख्य कारण है शिक्षा अधिकार अधिनियम 2017 में किया गया वो संशोधन। हाँ, वो संशोधन जिसके तहत टेट को अनिवार्य बना दिया गया है। यहाँ तक कि जो शिक्षक पहले से पढ़ा रहे हैं उन पर भी इसे लागू करने की बात है। जी, यही मुख्य बिंदु है। और इसी के विरोध में अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा सामने आया है। हमारे स्रोतों में इसके राष्ट्रीय सह संयोजक अनिल यादव, उनका भी जिक्र है, जो इस मुहिम को लीड कर रहे हैं। हाँ, और इस स्थिति को थोड़ा और गहराई से देखें तो देखिए, किसी भी सिस्टम में क्वालिटी सुधार और स्टैंडर्डाइजेशन का विचार वो अपने आप में गलत नहीं है। नहीं, वो तो ठीक है। टीईटी जैसी परीक्षाओं का उद्देश्य भी यही बताया जाता है कि भाई देश भर में शिक्षकों की योग्यता का एक मिनिमम लेवल तय हो। इससे शिक्षा की क्वालिटी सुधरेगी। सैद्धांतिक रूप से तो ये लक्ष्य अच्छा लगता है। हाँ, सुनने में तो अच्छा है। लेकिन असली पेंच तब फंसता है जब इस तरह के मानक आप उन शिक्षकों पर लागू करते हैं, वो भी पूर्वव्यापी प्रभाव से, जो सालों से बल्कि दशकों से पढ़ा रहे हैं। अच्छा। उनके लिए ये अचानक से एक चुनौती बन जाता है कि अब आप अपनी योग्यता फिर से साबित करो। यहीं से वो अनिश्चितता का माहौल पैदा होता है कि भाई क्या हमें दोबारा परीक्षा देनी होगी? अगर पास नहीं होवे तो क्या नौकरी चली जाएगी? ये डर तो वाजिब है। बिल्कुल। और इसी अनिश्चितता ने सेवा सुरक्षा की मांग को जन्म दिया है। तो ये दोनों मुद्दे, टेट का विरोध और सेवा सुरक्षा की मांग, ये असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये एक नीतिगत बदलाव के खिलाफ एक तरह की प्रतिक्रिया भी है और उस बदलाव के जो संभावित बुरे नतीजे हो सकते हैं उनसे बचने की कोशिश भी। ये सिर्फ नियमों का विरोध नहीं लगता, ये अपनी आजीविका और शायद अपने सम्मान को बचाने की लड़ाई ज्यादा लगती है। ये बात तो समझ में आती है कि कैसे एक छोटा सा दिखने वाला नीतिगत बदलाव जमीनी स्तर पर इतनी बड़ी चिंता पैदा कर सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये मोर्चा ये सरकार से चाहता क्या है, उनकी मुख्य मांगें क्या हैं? जानकारी के अनुसार मोर्चा की मांगें तो काफी सीधी और स्पष्ट लग रही हैं। पहली कि केंद्र सरकार शिक्षा अधिकार अधिनियम 2017 के उस संशोधन को तुरंत रद्द करे जिसने ये सारी स्थिति पैदा की है। जी। और दूसरी, सरकार शिक्षकों की सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए। और इन मांगों का वजन समझना जरूरी है। पहली मांग किसी लागू हो चुके संशोधन को रद्द करवाना। हाँ, ये तो बड़ी बात है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये सीधा सीधा सरकार की नीतिगत दिशा पर, उसके फैसले लेने की प्रक्रिया पर सवाल उठाता है। हाँ। सरकारें आमतौर पर अपने बनाए कानूनों या संशोधनों से पीछे हटने में हिचकती हैं, तो ये मांग सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। सही बात है। दूसरी मांग सेवा सुरक्षा। ये लाखों कर्मचारियों के उनके बुनियादी अधिकारों से जुड़ी है। जब हम कहते हैं ठोस और प्रभावी कदम, तो इसका मतलब सिर्फ आश्वासन नहीं हो सकता। शायद मोर्चा चाहता है कि जो मौजूदा शिक्षक हैं उन्हें इस नई टीईटी की अनिवार्यता से छूट मिले, या उनके अनुभव को देखते हुए कोई दूसरी मूल्यांकन प्रक्रिया हो, या फिर उनकी नौकरी को पूरी तरह सुरक्षित रखने की कानूनी गारंटी मिले। ये सिर्फ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर नहीं है, ये लाखों परिवारों के आर्थिक और सामाजिक भविष्य को सुरक्षित करने का सवाल है। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो मोर्चा सरकार से न केवल अपनी नीति पर फिर से विचार करने को कह रहा है,
बल्कि उन लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने को भी कह रहा है जो सालों से इस व्यवस्था का हिस्सा हैं। जाहिर है इतनी बड़ी मांगों को मनवाने के लिए सिर्फ अपीलें तो काफी नहीं होंगी, मोर्चा ने जरूर कोई रणनीति बनाई होगी। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक एक पूरी कार्य योजना तैयार की गई है। इसमें पहला कदम है देश भर में स्थानीय सांसदों को ज्ञापन सौंपना। स्थानीय स्तर पर दबाव। हाँ, इसके बाद लखनऊ में 15 नवंबर को मोर्चे से जुड़े सभी संगठनों की एक अहम बैठक भी बुलाई गई है। अच्छा, समन्वय के लिए। और यहाँ देखिए स्थिति थोड़ी और गंभीर होती दिख रही है। जानकारी ये भी इशारा करती है कि अगर सरकार समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती तो संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल प्रदर्शन किया जा सकता है। ओहो, जंतर मंतर। हाँ, ये रणनीति तो जमीनी स्तर से लेकर राष्ट्रीय राजधानी तक फैली हुई लगती है। बिल्कुल। और ये एक सोची समझी मतलब मल्टी लेयर रणनीति नजर आती है। हर कदम का अपना एक मकसद है। स्थानीय सांसदों को ज्ञापन देना, ये मुद्दे को लोकल नेताओं के ध्यान में लाना है, उन पर दबाव बनाना है कि वो अपने क्षेत्र के शिक्षकों की आवाज उठाएं। ये पहला कदम है जमीनी स्तर पर समर्थन जुटाने का। जी। लखनऊ में 15 नवंबर की बैठक ये अलग अलग शिक्षक संगठनों के बीच तालमेल बिठाने, एकजुटता दिखाने और शायद आगे की रणनीति को फाइनल करने का एक अहम पड़ाव है। किसी भी बड़े आंदोलन के लिए ऐसा कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है। हाँ, एकता तो जरूरी है। और फिर जंतर मंतर पर प्रदर्शन की चेतावनी, ये दबाव बनाने का सबसे शक्तिशाली हथियार है। संसद सत्र के दौरान दिल्ली में प्रदर्शन करने से नेशनल मीडिया का ध्यान आता है, राजनीतिक दलों पर दबाव बनता है और सरकार पर सीधी कार्रवाई का प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। ये एक तरह से सरकार को अल्टीमेटम देने जैसा है। लगता है ये धीरे धीरे दबाव बढ़ाने की मतलब एस्केलेशन की नीति है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इस बढ़ते दबाव पर कैसे प्रतिक्रिया देती है। क्या वो बातचीत का दरवाजा खोलेगी या टकराव का रास्ता चुनेगी? सरकार की प्रतिक्रिया ही इस आंदोलन की दिशा तय करेगी। और सरकार पर दबाव इसलिए भी शायद ज्यादा होगा क्योंकि इस आंदोलन से प्रभावित होने वाले शिक्षकों की संख्या वो बहुत बड़ी है। हाँ, संख्या। हमारे पास जो आंकड़े हैं वे वाकई चौंकाने वाले हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में ही करीब 1,86,000 शिक्षक इस दायरे में आ सकते हैं। 1,86,000? जी, सिर्फ यूपी में? हाँ। और अगर पूरे देश की बात करें जैसा कि जानकारी में बताया गया है तो ये आंकड़ा लगभग 10 लाख शिक्षकों तक पहुंच सकता है। 10 लाख? ये कोई छोटा मोटा समूह नहीं है, ये देश के टीचिंग वर्कफोर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। निश्चित रूप से। और इन आंकड़ों को सिर्फ नंबर की तरह देखना काफी नहीं होगा। 10 लाख शिक्षक, सोचिए जरा, ये भारत के कुल शिक्षकों का कितना बड़ा प्रतिशत होगा। अगर इतने बड़े पैमाने पर शिक्षक अपनी नौकरी को लेकर अनिश्चितता में हैं, तो इसका असर सिर्फ उनके निजी जीवन या परिवारों पर ही नहीं पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके दूरगामी परिणाम पूरी शिक्षा व्यवस्था पर पड़ सकते हैं। स्कूलों में पढ़ाई लिखाई बाधित हो सकती है, शिक्षकों का मनोबल गिर सकता है। हाँ, बच्चों की पढ़ाई पे असर पड़ेगा। बिल्कुल, जिसका सीधा असर शिक्षण की गुणवत्ता पर पड़ेगा। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। प्रशासनिक तौर पर भी एक बड़ी चुनौती होगी। इतने सारे मामलों का निपटारा कैसे होगा? क्या कानूनी विवाद बढ़ेंगे? ये सिर्फ रोजगार का संकट नहीं है, ये भारत की शैक्षिक स्थिरता और आने वाली पीढ़ी की शिक्षा से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा बन सकता है। सही बात है। इतने बड़े वर्कफोर्स में अगर असुरक्षा की भावना है तो उसे नजरअंदाज करना किसी भी सरकार के लिए मुश्किल होगा। ये मानवीय संकट के साथ साथ एक व्यवस्थागत संकट का भी संकेत है। शायद इसी व्यापक असर और इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय सह संयोजक अनिल यादव ने सभी संबंधित शिक्षक संगठनों और पदाधिकारियों से एकजुट होकर इस आंदोलन को सफल बनाने की अपील भी की है, ऐसा हमारी जानकारी में उल्लेखित है। हाँ, और ये अपील इस तरह के आंदोलनों की सफलता के लिए एकता कितनी जरूरी है उसे रेखांकित करती है। जब लड़ाई इतनी बड़ी हो और दांव पर लाखों लोगों का भविष्य लगा हो तो अलग अलग गुटों या संगठनों का एक साझे मंच पर आना वो जरूरी हो जाता है। बिखरी हुई आवाजों की तुलना में एक संयुक्त मोर्चा सरकार पर कहीं ज्यादा प्रभावी ढंग से दबाव डाल सकता है। एकता से न केवल संख्या बल बढ़ता है बल्कि संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है, रणनीति ठीक से लागू हो पाती है। हालांकि इतने बड़े और विविध समूह में एकता बनाए रखना भी अपने आप में एक चुनौती होती है। हाँ, वो तो है। अलग अलग मत हो सकते हैं। बिल्कुल, अलग अलग संगठनों की अपनी प्राथमिकताएं या मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अनिल यादव की ये अपील दर्शाती है कि लीडरशिप इस चुनौती को समझती है और एक मजबूत एकजुट मोर्चा बनाने पर जोर दे रही है। इस एकजुटता का स्तर ही आंदोलन की ताकत तय करेगा।
तो कुल मिलाकर ये तस्वीर उभर रही है कि देश भर के लाखों शिक्षक अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले अनिवार्य टेट और अपनी सेवा सुरक्षा को लेकर सरकार की नीति के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। उनकी मांगें सीधी हैं, 2017 के संशोधन को रद्द करना और नौकरी की गारंटी। इसके लिए उन्होंने एक स्पष्ट रणनीति बनाई है, जिसमें स्थानीय दबाव से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बड़े प्रदर्शन तक की योजना शामिल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रभावित शिक्षकों की भारी संख्या इस मुद्दे को न केवल गंभीर बनाती है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था के लिए भी एक बड़ी चिंता का विषय है। बिल्कुल। और अगर हम इस पूरी चर्चा से एक कदम पीछे हटकर देखें तो ये स्थिति एक बुनियादी नीतिगत दुविधा को उजागर करती है। देखिए, हर व्यवस्था को समय के साथ बेहतर बनाने, गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जरूरत होती है। शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में तो ये और भी जरूरी है। हाँ, क्वालिटी तो चाहिए। शायद टेट जैसे मानक इसी दिशा में एक प्रयास हों, लेकिन दूसरी तरफ कोई भी नीति हवा में लागू नहीं होती है। उसका असर उन लोगों पर पड़ता है जो उस व्यवस्था का हिस्सा हैं, जिन्होंने सालों तक उसमें योगदान दिया है। यहाँ असली चुनौती यह है कि भविष्य के लिए गुणवत्ता मानकों को कैसे स्थापित किया जाए, बिना उन लोगों की जिंदगी और आजीविका को अस्थिर किए जो वर्तमान में उस व्यवस्था को चला रहे हैं। हाँ, ये संतुलन साधना मुश्किल है। बहुत मुश्किल। क्या नए मानकों को केवल भविष्य में आने वालों पर लागू किया जाना चाहिए, या फिर जो मौजूदा वर्कफोर्स है उसे नए मानकों के अनुरूप ढालने के लिए पर्याप्त समय, संसाधन और समर्थन दिया जाना चाहिए? नीति निर्माता अक्सर इन दो लक्ष्यों, सुधार और स्थिरता के बीच संतुलन बनाने की कठिन चुनौती से जूझते हैं। हाँ, ये सोचना जरूरी है कि क्या ऐसे तरीके हो सकते हैं जिनसे शिक्षा की गुणवत्ता भी सुधरे और हमारे शिक्षकों का सम्मान और उनकी सुरक्षा भी बनी रहे। ये एक जटिल सवाल है जिसका जवाब ढूंढना न सिर्फ इन 10 लाख शिक्षकों के लिए, बल्कि मैं कहूंगा पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।